वो बाहर से सनलाइट आ रहा है, आज लाइटिंग थोड़ी अच्छी है। अच्छा, तब वो राइट वैसे पे छिपते फोटो थे, फोटो सुंदर, ये खिंचवाई थी। थोड़ा। हाँ, डायरेक्टर साहब अपडेट करो यार, धर्मेश जी की नई फोटो लगाओ। चलो अच्छा, ये हो गए आज के सारे प्रेफर्ड पिक्स। अब खोली जाए खबरों के सिलसिले का पिटारा। भाई रिजल्ट सीजन तो अब एक्चुअली आज ऑनवर्ड्स पिकअप होगा, पर फिर भी कुछ इंटरेस्टिंग कंपनीज के नंबर्स आए थे, उन्हीं के साथ शुरुआत करता हूं। पहला फार्मा है, टोरेंट फार्मा। सतपुते साहब, आप चार्ट रेडी करो जब तक। जी। टोरेंट फार्मा के नंबर्स आए थे मंडे को बाजार बंद होने के बाद। इन लाइन कह लीजिए, पहले तो परफॉर्मेंस इन लाइन कहूं या थोड़ा सा अहेड ऑफ एक्सपेक्टेशंस, तो अच्छे ही नंबर्स कह दीजिए। आय में 16% का जंप, यही 16% स्ट्रीट एक्सपेक्ट करके चल रहा था उसके सामने, लेकिन ऑपरेशनली परफॉर्मेंस इंप्रूव हुआ है। इबीटा 825 करोड़ रुपए, 800 करोड़ रुपए के आसपास बाजार उम्मीद थी। मार्जिन 31% पे आते हुए इंप्रूवमेंट है 29.6% से, और स्ट्रीट माना था इंप्रूव होंगे लेकिन 80 बेसिस पॉइंट, स्ट्रीट एक्सपेक्टेशन से कहीं ज्यादा इंप्रूवमेंट है, करीब 60 बेसिस पॉइंट्स एक्सपेक्टेशन से बेहतर, और इसलिए मुनाफे का आंकड़ा 365 करोड़ रुपए के आसपास आता हुआ। तो बढ़िया है, नंबर्स कंफर्टिंग है, इन लाइन है, लार्जली परफॉर्मेंस को ड्राइव कर रहा है। इनका जो ब्रांडेड जेनरिक का मार्केट्स है उसमें मार्जिन इंप्रूवमेंट्स हुए थे, उसका फायदा मिलता हुआ। हाँ, एक चीज ध्यान रखिएगा, ये हिंदुस्तान का धंधा तो ठीक, यूएस के जो नंबर्स आए वो एस्टिमेट से थोड़े कमजोर हैं, और बाजार क्लोजली वॉच आउट करता है यूएस के परफॉर्मेंसेस फार्मास्यूटिकल कंपनीज के। खैर, नंबर को ग्रीन ही रखा जाए, नंबर के लिहाज नंबर तो ठीक ठाक है सतपुते साहब, लेकिन चार्ट का प्लेसमेंट, प्राइस वॉल्यूम एक्शन क्या तस्वीर बयां कर रहा है। उससे पहले टोरेंट फार्मा पे जो ब्रोकरेज के रिपोर्ट्स आए, डायरेक्टर एक मिनट अभी का स्टॉक दिखाइएगा एक बार प्लीज। 2040 से 2325, 1877 पे स्टॉक खड़ा हुआ है। लार्जली सारी ब्रोकरेजेस डिसेंट अपसाइड्स की बात कर रही है स्टॉक को लेकर, ये लेकिन 12 महीने के टाइम होराइजन के लिहाज से। सतपुते साहब, आज की कहानी क्या है, कैसा लग रहा है पोजीशनिंग स्टॉक की? आशीष जी, अगर आप प्योर ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे सोचे तो दो लेवल्स इंपॉर्टेंट होंगे। मुझे लगता है आज सबसे इंपॉर्टेंट होगा इसका सपोर्ट 1870। अगर 1870 टूटता है तो प्रोबेबली ये जो पॉजिटिव न्यूज है इसको निगेट करके सेलिंग माउंट होगी। इन दैट केस 1780 तक का फॉल आएगा, तो 1870 के नीचे एग्रेसिव सेल बनेगा। वेरएज ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर हम ये सोचे कि क्योंकि न्यूज का इम्पैक्ट हमें गेज करना है ऑन टेक्निकल पैटर्न्स, तो हमें ये देखना है अगर आज ये 1910 1920 इस क्लस्टर को तोड़ता है खुलते ही, फिर मुझे लगता है यहाँ पे एक बेयर ट्रैप सिचुएशन होगी, क्योंकि पिछले 2 दिनों में इसमें सेलिंग हुई है और 1920 का लेवल निकलते ही शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हो जाएगी। इन दैट केस जो टारगेट अनफोल्ड होता है वो रहेगा 1980 से लेके 2000। फार्मा काउंटर है, लो बीटा है, तो यहाँ पे नजर डेफिनेटली रहेगी। जैसे मैंने कहा, फिर से बोलता हूँ, 1870 के नीचे सेल, 1920 के ऊपर शॉर्ट कवरिंग रैली। 1870 1920 इसके बीच में है नो ट्रेड जोन मेरा। 1870 के नीचे स्लिप हो रहा है, दबाव बढ़ेगा भाई साहब, और उसके पास खड़ा हुआ है। वॉच आउट करिएगा आज का बिहेवियर स्टॉक का। 1920 के ऊपर जा रहा है तो माहौल बदल जाएगा, तेजी का मन। यह है टोरेंट फार्मा के डिसेंट नंबर्स पे बढ़िया सा इनपुट। तैयारी हो गई पहले स्टॉक की। दूसरा इंटरेस्टिंग नंबर आना था पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस का। नंबर स्क्रीन पर रख देता हूं। मानस, चार्ट रेडी करिएगा पीएनबी हाउसिंग का। इसके नंबर्स में सबसे पहले जब टिकर टीम ने फ्लैश करा था, भेजा था हम लोग के ग्रुप पे, तो सबसे इंटरेस्टिंग लगा था वो एसेट क्वालिटी का इंप्रूवमेंट। 3.76 के ग्रॉस एनपीए रिड्यूस होके 1.78, ये हेडलाइन नंबर्स आपकी स्क्रीन पे चल रहे हैं, मैं जरा इंटरनल्स पे जाता हूं। 3.76 वाला 1.78%, नेट एनपीए 2.6 वाला 1.2%। इस तरह से मार्क्ड इंप्रूवमेंट एसेट क्वालिटी पर उसके पीछे की तस्वीर अलग निकली। इन्होंने कुछ एनपीएस बेचे, कॉर्पोरेट एनपीएस बेचे हैं, और कुछ राइट ऑफ्स लिए रिटेल एनपीएस के, इसीलिए एसेट क्वालिटी में इस तरह का मार्क्ड इंप्रूवमेंट है। तो पहला सवालिया निशान लग गया था, पर उसके बाद नंबर्स इतने बुरे हैं नहीं। डिसबर्समेंट्स का मोमेंटम स्ट्रांग है, साल दर साल 16 16.5%, क्यू ऑन क्यू 13% के आसपास का जंप है। बाकी सारी डिटेल स्क्रीन पे चले जाएंगे, हेडलाइन नंबर्स दिख रहा है तो मैं उस पर नहीं जा रहा। तो नंबर्स मिले जुले, लेकिन ऑन द पॉजिटिव साइड। अच्छा, इसी पे एक ब्रोकरेज रिपोर्ट आई थी मॉर्गन स्टैनली की, वो भी बता देता हूं। ओवरवेट का कॉल,
880 का लक्ष्य लेके चल रहे हैं पीएनबी हाउसिंग पे। वो कह रहे हैं कि स्टॉक ने शार्पली रीरेट ऑलरेडी कर दिया है, पर फिर भी उनको स्कोप नजर आता है। रिस्क परसेप्शन जैसे से रिड्यूस हो रहे हैं, रिस्क कम हो रहा है, स्टॉक और रीरेट हो सकता है। तो इसीलिए वो थम्स अप दे रहे हैं स्टॉक को। परमानस ये कहानी फंडामेंटल, टेक्निकली कैसा प्लेस, नंबर्स मिक्स्ड ही है। हाँ, कुछ स्लाइड पॉजिटिव जैसे कि टोरेंट फार्मा में नजर आ रहे थे। देखिए, पीएनबी हाउसिंग की अगर बात करिए तो पिछला जो 6 महीना था वो बहुत ही बढ़िया था स्टॉक के लिए। आई थिंक 400 रुपए से लेकर 780 तक की रैली देखने को मिली और इस पूरे ड्यूरेशन में स्टॉक ने लगातार हायर टॉप हायर बॉटम बनाए। हर बार करेक्शन पे 50 डे मूविंग एवरेज पे स्टॉक सपोर्ट ले रहा था और फाइनली स्टॉक ने अपने जो मेरे ख्याल से अप्रैल के हाईज थे उसको टेस्ट किया, लेकिन उसके ऊपर सस्टेन नहीं हो पाया। पिछले 2 दिनों में वहां पर एक प्रॉफिट बुकिंग का दौर देखने को मिला है और फाइनली मंडे के सेशन में स्टॉक ने 20 डे मूविंग एवरेज को ब्रीच करके उसके नीचे की क्लोजिंग दी। तो अगर आप ट्रेडर हैं तो आपको वेट करना पड़ेगा। अब केवल खरीदारी तभी करेंगे जब स्टॉक 745 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करेगा। तो अगर 745 के ऊपर सस्टेन करेगा, ट्रेड करेगा, तभी आपको खरीदारी करनी है। ट्रेडर के तौर पे अभी खरीदारी नहीं करनी है। अगर यहाँ पर 700 रुपए का लेवल ब्रीच हुआ तो आपको करेक्शन डीप होते हुए दिखेगा और उस केस में 680 और उसके नीचे 640 तक के भाव देखने को मिलेंगे। तो एक्चुअली ऑलरेडी रैली देखने को मिली है, तो थोड़ा वेट करेंगे, 745 के ऊपर ही खरीदारी करेंगे। सब सबके समीकरण बिगड़ गए हैं, तो आप सारे कंडीशनल बाय और सेल्स देखेंगे। 745 के अगर ऊपर जा रहा है पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस तो चार्ट की ट्रेजेक्टरी इंप्रूव हो रही है, तब एक बाय साइड का आइडिया है, ना कि नंबर्स देख के कूद जाना इन लेवल्स के आसपास। चल लीजिए स्टॉक को, लेकिन जब तक 740-45 के लेवल्स नहीं दिख रहे तब तक कोई भरोसा नहीं आ रहा है स्टॉक पे। ऐसे ही वो टोरेंट पे भी बात हुई थी, वैसी कहानी पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस की। बाकी नंबर पे आता हूं, उससे पहले वेदांता की चर्चा कर ली जाए। वेदांता पे सत्तू साहब का ट्रेड चल ही रहा है, मैं आ जाऊंगा उस पर, लेकिन धर्मेश खान साहब आप जब तक इस बीच में थॉट्स अलाइन कर लो, मैं आपके पास आऊंगा वेदांता के लिए। वेदांता पे खबर क्या आई, जो सोनल श्रीवास्तव जी थी उनका अपडेट आया कि उन्होंने सीएफओ पद से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा कल से इफेक्टिव हो गया है, दशहरे के दिन से 24 तारीख से। पर्सनल रीजन से चलते वही इस्तीफा आया है। और फिर वेदांता की अपडेट एक और आया कि वेदांता की एक स्ट्रक्चर्ड रीहायरिंग प्रोग्राम है जिसे वो कहते हैं घर वापसी। उस घर वापसी के अंतर्गत इन्हीं का जो सीएफओ साहब छोड़ के गए थे, अजय गोयल, जो यहां से छोड़ के बाइजू को ज्वाइन कर लिए थे अप्रैल में, वो घर वापस आ रहे हैं बतौर सीएफओ। वो ज्वाइन करेंगे 30 अक्टूबर से। और ये वेदांता में सीएफओ का तीसरा चरण हो गया है इस छोटे से पीरियड पे। ये सीएफओ टिकते क्यों नहीं, पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा है कि टिकते क्यों नहीं। लेकिन क्लियरली देखिए, सीएफओ को सबसे ज्यादा पता होता है कि बैलेंस शीट देख के कि क्या है क्या नहीं है। और क्लियरली कुछ तो है गड़बड़ यहाँ पे, कुछ तो गड़बड़ है। जिस तरीके से कोई सीएफओ टिकता ही नहीं है यहाँ पर। और मतलब मुझे एक काफ़ी इंटरेस्टिंग ये लग रहा है कि क्योंकि अभी डीमर्जर प्रोसेस जो है ये भी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड डीमर्जर प्रोसेस है, तो ऑब्वियसली उसमें सीएफओ की इन्वॉल्वमेंट तो रहने वाली है पूरी तरीके से। ये मुझे एक लग रहा है कि वेदांता में मेरा व्यू रहा है कि वेदांता का टॉप बन चुका है, क्योंकि वो सबसे तेज जो मेटल्स की रैली हुई ना उसमें स्टॉक नहीं चला, बाकी सारे मेटल्स चले थे। आपको याद होगा ईयर लोस पे था, मेंशन हुआ था अपन। मेटल्स इंडेक्स 52 वीक हाई पे था, 52 वीक लो पे था स्टॉक ऑलमोस्ट। तो वहीं पे एक इंडिकेशन था कि कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पर। देखिए इस साल 32% ये स्टॉक गिर चुका है। मेरे ख्याल से ये स्टॉक जो है ना, अब यहाँ पे एक सेल ऑन रैली रहने वाली है, वो इवन हिंदुस्तान जिंक का भी पूरा कैश अब निकाल चुके हैं। तो इसके लिए ये मार्केट नहीं लेगा, पॉजिटिवली नहीं लेगा इस खबर को, बिल्कुल भी पॉजिटिवली नहीं लेगा। वेदांता एक ट्रेडिंग स्टॉक है, हर बार ये कभी भी 90-100 के आसपास आए तो बाइंग बनती है यहाँ पे, 350-350 के करीब जाके ये स्टॉक रुक जाता है। ये मेरे ख्याल से इस बार भी ये रहना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अभी जाएगा 95-96 पे, लेकिन चार्ट तो बहुत खराब दिख रहा है इसका, इसमें कोई डाउट नहीं है मुझे कि ये कुछ तो स्क्रीन कह रही है आपको यहाँ पर। सीएफओ के इस तरह से एग्जिट्स एक्चुअली क्वेश्चन मार्क उठाते हैं। और रमेश जी, आप लोगों ने फंडामेंटली पिक कर रखा है इसको, पोर्टफोलियो का पार्ट है क्या आपके क्लाइंट्स का ये? क्योंकि 1 का 6 होने वाला है भाई। इस तरह की एक्सरसाइज कहते हैं जनरली माइनॉरिटी शेयरहोल्डर्स के बेनिफिट में होती है, कुछ वैल्यू अनलॉक हो जाती है, फिर भी कोई होप नहीं दिख रहा है स्टॉक में, क्या हो गया? बिल्कुल आशीष जी, देखिए खबर तो नकारात्मक ही है और जो मौजूदा माहौल चल रहा है वेदांता के अंदर उस हिसाब से ये एड ऑन नेगेटिव पॉइंट है। नॉर्मली जब भी कोई बड़ी रिस्ट्रक्चरिंग की बात होती है कंपनी में तो ये पहले देखा जाता है कि पूरी टीम उसकी सहमति हो उसमें।
सो 3-3, 4-4 CFO अगर बदलते हैं कंसिस्टेंट बेसिस पे, तो कहीं ना कहीं जो प्रमोटर का विजन है और जो उसमें जो कार्य कर रहे हैं, जो टॉप मैनेजमेंट और सीनियर मैनेजमेंट में, उनका विजन मैच नहीं कर रहा है। और कभी लीप ऑफ फेथ भी होता है कि अब आप कोई डिसीजन लेते हैं जो शायद नंबर्स पर उस वक्त नहीं दिख रहा होता है, बट आने वाले समय वो नंबर्स पे फिर वो ट्रांसलेट होता हुआ दिखता है। तो वो लीप ऑफ फेथ का जो विजन है वो यूजुअली प्रमोटर लेवल पे ही हो सकता है, एम्प्लॉय लेवल पे काफ़ी डिफिकल्ट होता है ऐसा मिलना। तो मैं थोड़ा बेनिफिट ऑफ डाउट यहाँ पर देना चाहूँगा, बिकॉज इन्होंने एक बहुत बड़ा बिजनेस क्रिएट किया है, सालों की मेहनत के बाद ये क्रिएशन हुआ है, तो उसका एक बेनिफिट मिलेगा। बट नकारात्मक है, जो मुझे ज़्यादा नेगेटिव दिख रहा है, जो इनकमिंग जो इनके CFO आ रहे हैं, बिकॉज बायजूस खुद ही काफ़ी घेरे में है और नेगेटिव व्यूज़ के घेरे में है, और बहुत सारी डिस्क्रिपेंसीज उसमें हुई है। तो वहाँ पे जो CFO थे तो उनको तो पता ही था कि बायजूस में क्या चल रहा है, और वो छोड़ कर अगर इधर आ रहे हैं तो ये मूव थोड़ा मतलब इट विल बी नेगेटिव। सो अनुज जो टारगेट बता रहे हैं अगर वहाँ तक गया तब तो काफ़ी भारी दिक्कत हो जाएगी, बिकॉज डेफिनेटली हम लोगों के एडवाइजरी पोर्टफोलियो में है और हम लोगों ने बाई भी रिकमेंड कर रखा है, बट एज ऑफ नाउ उसमें ऐड करने की सलाह नहीं दे रहे हैं। वी आर होल्डिंग द पोजीशन, और यहाँ पर सिर्फ एक एक बेनिफिट देना चाहेंगे प्रमोटर को कि कुछ सोच के ये कर रहे होंगे। देखते हैं आगे, बिजनेस तो है ही, बिजनेस में तो प्रॉब्लम अभी उस तरीके से आई नहीं है। देखते हैं, वॉच आउट, फर्दर ऐड नहीं कर रहे हैं वेदांता इस समय। टेक्निकली तो सत्य साहब ने मेंशन कर ही दिया, आज का प्रिफर्ड सेल आइडिया है उनका, तो इस पे पूछने की जरूरत नहीं है। वो प्लेट दिखा दीजिएगा सत्य साहब की, जो आज की पिक है, टॉप कॉल जो है वो आ जाएगा आपके लिए लेवल स्क्रीन पर। और ये बात सही है, बाइजू का मैं पता नहीं खबर सही रिकैप कल शाम को पूरा पढ़ रहा था, सही रिकैप कर रहा हूं तो बाइजू का FY22 के रिजल्ट बनाकर गोयल साहब वेदांता ज्वाइन कर लेंगे। वो अभी तो 22 के रिजल्ट बन रहे हैं बाइजू के। एक और रिजल्ट था, अच्छा एक चीज ध्यान रखिएगा, मैंने सुबह सीधा साधा की टीम में महिंद्रा लॉजिस्टिक्स, महिंद्रा हॉलीडेज दोनों रिजल्ट रिएक्शंस पे लाल बताए थे। महिंद्रा हॉलीडेज मिस कर गया, इतना महम था बाजार का कि मैंने वो बाजार बंद होने से पहले एक्चुअली नंबर हिट कर गए थे महिंद्रा हॉलीडेज के। तो ये ध्यान रखिएगा, नंबर पे हम ऑलरेडी पहला इनिशियल रिएक्शन दे चुके हैं। तो आज की स्टॉक्स न्यूज में हटा दीजिए, सीधा साधा कंफ्यूजन था तो मैंने क्लियर कर दिया। महिंद्रा लॉजिस्टिक्स नंबर्स उसके आए, हॉलीडेज तो रिएक्ट कर चुके हैं, 9% गिरा हुआ स्टॉक है, लेकिन लॉजिस्टिक्स से भी दिक्कत। इसका चार्ट बहती साहब आप देखिएगा प्लीज, आय केवल साल दर साल 2.9% का इंप्रूवमेंट, कह लीजिए 3% आय बढ़ी। उसके सामने ऑपरेशनली खासा वीक परफॉर्मेंस, एक तो रेवेन्यू मोमेंटम नदारद था, एबिटा 21% गिरा, 5.1% मार्जिन और वेफर थिन हो गए 3.9% पे, यानी कि करीब करीब 120 बेसिस पॉइंट का डिक्लाइन, और मुनाफे वाला 12 करोड़ वाला नंबर घाटे में तब्दील हो गया, नेट लॉस 15.5 करोड़ रुपए का। बैती साहब हमने बहुत झटका झेला है महिंद्रा हॉलीडेज में, मंडे को नंबर्स पे, वो नंबर्स भी कमजोर थे। लॉजिस्टिक्स कैसा प्लेस नजर आ रहा है? आशीष जी, चार्ट्स पे तो वीकनेस है और कोई भी पुल बैक जो आ रहा है उसमें एक सेलिंग ही देखने मिल रहा है। स्टॉक 20 डेमो के ऊपर भी सस्टेन नहीं कर पा रहा और 200 डेमो से भी नीचे ट्रेड कर रहा है। हमें लग रहा है कि इसमें और गिरावट देखने मिल सकती है इन लेवल्स पे भी। तो जिनके पास लॉन्ग है उन्हें ही एग्जिट करने की सलाह है, कैश का स्टॉक है, इसलिए हमें लग रहा है कि अभी ये वापस 350 एंड 340 तक के भी लेवल्स दिखा सकता है, जहां से इसने अभी रिसेंट में बाउंस बैक दिया। तो वो जरूर एक सपोर्ट जोन है, वहां पे शायद इन लेवल्स पे सेल करके उन लेवल्स पे वापस ऐड बैक किया जा सकता है। ठीक बात। अंबर एंटरप्राइजेस, ये अच्छा अंबर पे मैं, सावंत साहब आप प्लीज चार्ट रेडी करो। अंबर की हुई बहुत तगड़ी पिटाई मंडे को, वो मार्केट में हम अपनी जगह होगा, अंबर के डिसअपॉइंटिंग नंबर्स थे, तो वो तो उस पर भी रिएक्ट कर रहा था, वो तो राइट फ्रॉम द वर्ड गो पिटा हुआ था, 8% का दबाव। तो ये मिड कैप क्रैश हुए थे उससे नहीं है, ये अपने जेन्युइनली रिजल्ट्स के चलते पिटा। पर उस पिटाई के बीच में मंडे को फंड एक्शन हुआ, लार्ज ट्रेड में फ्रैंकलिन इंडिया म्यूचुअल फंड ने, फ्रैंकलिन टेम्पल्टन म्यूचुअल फंड ने 2 लाख शेयर्स 2820 के भाव पे खरीदे, बंद हुआ 2793 पे, और रिजल्ट्स के डिसअपॉइंटमेंट के बाद जो ब्रोकरेज आई है वो सब थम्स अप ही दे रही है अंबर को। सीएलएसए की बाय रेटिंग है 3650 का लक्ष्य, गोल्डमैन सैक्स की बाय कॉल है 2990 के लेवल्स, और सबसे इंटरेस्टिंग जेफरीज खरीदने का कॉल 3990 के लक्ष्य। ये ब्रोकरेजेस कह रही हैं जो कुछ Q2 में हुआ वो शायद एक क्वार्टर स्पेसिफिक स्टोरी है, आउटलुक स्ट्रांग है। एयर कंडीशनर्स के स्पेस में भारत में जो सेक्युलर ग्रोथ आ रही है उसका की बेनिफिशियरी आपकी स्क्रीन पर है, और वगैरह वगैरह।
तो अगर वो Q2 के डिसअपॉइंटमेंट के बाद ईपीएस कट भी कर लिए जाए तो भी अट्रैक्टिवली प्लेस्ड है मंडे की उस पिटाई के बाद। ये इस तरह के ब्रोकरेज के व्यूज। खैर सावंत साहब, पेन तगड़ा था मंडे को, क्या करना चाहिए? चार्ट्स क्या कहती हैं? कहीं दमखम दिखा के कूद जाऊं कि नहीं कूदूं? जी आशीष जी, आपने वर्ड बिल्कुल सही यूज किया, पेन तगड़ा था। एक होता है रिजल्ट्स को थोड़ा नीजर रिएक्शन, एक होता है स्ट्रॉन्ग सेलिंग। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेलिंग हुई है, तो यहाँ पे जो लो बना है करीबन, उसके ऊपर जो क्लोजिंग आई 2800 के करीब, ये अगस्त सितंबर अक्टूबर तीनों ही महीनों के स्विंग लो थे। तो मेरी राय होगी कि जिनके पास भी पोजीशन है, ये 2700 स्पॉट क्लोजिंग, इसको एक अपना स्टॉप लॉस बनाने, अगर ये स्टॉक 27 के नीचे क्लोज हो जाए तो शायद ये एक रेंज ब्रेकडाउन हो जाएगा और स्ट्रेट आपको 2500 तक के लेवल दिख सकते हैं। तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स 2700 स्पॉट क्लोजिंग अपना स्टॉप लॉस मान के चले। बाकी फ्रेश बाइंग या सेलिंग में कुछ भी रेकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि यहाँ पे रिस्क थोड़ी ज्यादा है। तो सिर्फ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के लिए मेरी सलाह होगी। भाई अंबर की ये कहानी। इस बीच पैनल में सच्चिदानंद उत्तेकर साहब ट्रेड बुल से जुड़ते हुए, किसी से बातचीत चल रही है। सचिन, हमसे तो बात नहीं कर रहे हो, आप किससे कर रहे हो? ऑडियो नहीं आ रहा भाई, सॉर्ट आउट करिएगा, उसके बाद सचिन से भी उनकी पिक ले लेंगे। अच्छा, अब आइए कुछ और खबरों के तड़कों पर। डेल्टा कॉर्प को वो जीएसटी का टैक्स नोटिस 16-17 हजार करोड़ रुपए का था। बॉम्बे हाई कोर्ट की गोवा बेंच ने उस पर स्टे, जब तक हमारा डायरेक्शन ना आए तब तक जीएसटी डिपार्टमेंट से कहा आप फर्दर मूव ना करें। पर ये कोई भी कंपनी कोर्ट को अप्रोच करती है तो जब तक कोर्ट में सुनवाई नहीं होती तब तक ऑब्वियस है कि अथॉरिटी को कहा जाएगा आप प्रोग्रेस ना करें इस पे। तो ऐसा कोई नहीं कि रिलीफ आ गया है, ज्यादा इस पे रीड मत करिएगा भाइयों, लेकिन ये है कि एक टेम्पररी खबर है, आपकी स्क्रीन पर है, देखते हैं स्ट्रीट कैसे रिएक्ट करेगा इस पे। अब ये कैलकुलेशन सबके अपने अपने कि ये जीएसटी डिपार्टमेंट का क्लेम कितना वैलिड है कितना इनवैलिड है, वो कोर्ट डिसाइड करेंगे। ल्यूपिन अगला स्टॉक है। यूएस एफडीए से ल्यूपिन की एक दवा को हरी झंडी मिलती हुई। उस दवा का ड्रग का मार्केट साइज यूएस में है $43 मिलियन का। फ्लूक जो भी दवा का नाम है वो छोड़ देता हूं, फालतू पंगा ले रहा हूं मैं। एक एएनडीए है अप्रूवल आता हुआ, पीतमपुर फैसिलिटी से ये कंपनी वो दवा बनाएगी। पावर मेक प्रोजेक्ट्स क्यूआईपी आया था, वो क्यूआईपी पर बोर्ड मीट का आउटकम आ गया इश्यू प्राइस को लेकर। कुल मिलाकर 9,01,000 शेयर्स जारी करे जाएंगे 3881 के भाव पे। पिट पिटा के स्टॉक वहीं आ गया 3893 के आसपास। मतलब मोटा मोटी जहां क्यूआईपी घुस रहे हैं उन्हीं लेवल्स के आसपास स्टॉक आपको इस समय खड़ा हुआ नजर आएगा। और एक ये पावर मैक पे गाबा सर आप चार्ट रेडी रखना, आपके पास आ रहा हूं। और एक स्टॉक और जोड़िएगा, यूनाइटेड ब्रेवरीज का। अपडेट ये है कि महाराष्ट्र में एक पैनल का गठन करा गया है। वो पैनल की अध्यक्षता करेंगे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी एक्साइज। आइडिया है क्योंकि महाराष्ट्र में बियर की सेल्स गिर रही है, उसको चेक करने के लिए आसपास के राज्य किस तरह से टैक्स लगा रहे हैं, महाराष्ट्र कहां ज्यादा लगा रहा है, टैक्स को रैशनलाइज करिए, सेल्स को इंप्रूव करिए। ये पैनल का बेसिक आइडिया है जो ये अपनी रिकमेंडेशंस गवर्नमेंट को देगा। इसीलिए यूबीएल अड्डा पर रख दिया। खैर, यूबीएल पे भाईती साहब आपके पास आऊंगा। पावर मैक गाबा सर क्विकली कैसा लग रहा है चार्ट्स पे प्लेस? जहां दिग्गज घुसने की तैयारी कर रहे हैं स्टॉक पेट पिटा के वहीं आ गया है गाबा सर, लूं कि रुक जाऊं? एक्चुअली लेना तो नहीं चाहिए, लेने की जगह अच्छी है। जब वो 4,200 पार कर ले तब तक तो नहीं लेना चाहिए, क्योंकि मार्केट में बेसिक चार्ट स्ट्रक्चर पावर मैक का ठीक है, बुरा नहीं है, लेकिन जो स्ट्रक्चर है इस रेंज में पड़ा हुआ है, फंसा हुआ है। रेंज से बाहर निकलना जरूरी है। ऐसा कुछ होता है तो फर्स्ट चांस 4,000 के ऊपर ले लो, या फिर सेफ लेना है 4,200 के ऊपर ले लो। लेकिन मुझे लगता है थोड़ा डिप पॉसिबल है, रेंज में रह सकता है, इसलिए कंफर्मेशन की जरूरत है पावर मैक में। कंडीशनल बाय, वेट एंड वॉच। 4200 के ऊपर ही बाय। टॉरेंट पे सब पे इसी तरह के व्यूज आए, ये बिगड़ गया समीकरण सारे स्पेस का। तो आपको वॉचफुल रहना है। आप जब तेजी आए, एक लेवल का थ्रेशोल्ड पार हो, तभी एंट्री होनी है। यूबीएल भाई हमें तो लगा बिकता काफी है माल, बिक नहीं रहा, ऐसा महाराष्ट्र सरकार मानती है। क्या करना है चार्ट्स पे? ये मंडे को भी हरारा चल रहा था। आशीष जी, इनफैक्ट मंडे को फ्यूचर एक्सप्रेस शो में हमारी बाय कॉल भी थी। जिस हिसाब का चार्ट स्ट्रक्चर बना हुआ काफी इंप्रेसिव है। मंडे को गिरावट में ये अछूता रहा स्टॉक, मतलब इसमें कोई भी
कहीं भी डेंट नहीं देखने मिला और बाइंग इंटरेस्ट कंटिन्यूअसली हर लेवल्स पे देखने मिल रही थी। हमें लग रहा है जिस आपका चार्ट स्ट्रक्चर बना हुआ है इसमें 1670 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं, तो खरीदारी की सलाह है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना हो 1610 का एक एसएल मेंटेन करें। खरीदारी का कॉल मंडे को भी भैती साहब ने दिया हुआ ट्रेड है, बढ़िया सा ग्रिप में है, 1.25% उछाल मंडे को आया और आज भी खबरों के बीच में। अच्छा, हो सकता है ये पैनल का गठन बाजार के दौरान हुआ हो, वो सर जो इनसाइडर्स ने पता चला हो, मुझे नहीं पता। कल मैं देख रहा था हर जगह छपी हुई खबर है कि पैनल का गठन हुआ है, ये मंडे को शाम को हुआ है, अपडेट इस तरह क्या है। तो देखिएगा, कुछ हद तक रिएक्शन हो सकता है, भाव में आया हो, पर ये स्टॉक रडार पे रहेगा। ऐसे एक और इंटरेस्टिंग स्टॉक जो ज्यादातर रिपोर्ट्स कैरी कर, कई सारे मीडिया आउटलेट्स कैरी कर रहे हैं, खबर है चावल रिलेटेड, लिखा ये केआरबीएल और एलटी फूड्स को स्क्रीन पे। कहा यह जा रहा है, और एक नहीं कई सारी ऑर्गेनाइजेशन ये मेंशन कर रही हैं कि गवर्नमेंट मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस जो है बासमती के एक्सपोर्ट्स का रिड्यूस करने की तैयारी कर रही है। फिलहाल है $1200 पर टन, रिड्यूस करके $950 पर टन करने की तैयारी हो रही है। ये सिर्फ रिपोर्ट्स हैं। मैं बासमती में चमनलाल को मत दिखा के, इससे अच्छा है केआरबीएल और एलटी फूड्स को रखिए, ज्यादा बेहतर है। खैर ठीक है, सभी करते हैं। ये सारा राइस एज अ स्पेस रडार पे आता हुआ। और दूसरी तरफ एक और स्टॉक मेंशन करना चाहूंगा, आरबीएल बैंक। अच्छे नंबर्स थे सैटरडे को, लेकिन खैर बाजार की वीकनेस के साथ वो भी पिटा। ब्रोकरेज रिपोर्ट थोड़ा सा दिक्कत वाली आई है। ये वायदा के कर्व में इकलौता स्टॉक जो आज है वो आरबीएल बैंक। पहली चीज, अंडरवेट की रेटिंग आ गई है मॉर्गन स्टैनले की, टारगेट बढ़ाकर 245 किया है, अंडरवेट रखा है। लेकिन उनका कहना है क्योंकि प्रोबेबिलिटी यहां से रिकवरी जो आएगी, जिसपे स्ट्रीट बेट कर रहा है, वो काफी ग्रेजुअल होगी, इसीलिए वो अंडरवेट रख रहे हैं अपने आप को इस समय। इन स्टॉक्स पे आता हूं, उससे पहले पैनल में जो सचिन जुड़ चुके हैं। सचिन, अब आपके पास आवाज आ रही है क्या? गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी। जी आवाज काफी क्लियर है। कौन बैठा था साथ में, किससे बात कर रहे थे? मैं पीसीआर टीम से ही बात कर रहा था, आवाज नहीं आ रही थी एक्चुअली आपकी। अरे ओह, पीसीआर टीम से। अच्छा सचिन, आज का टॉप कॉल कौन सा? वेल आशीष जी, आई थिंक जिस तरीके से सोमवार के सत्र में बिकवाली हुई थी, वापस निफ्टी एक काफी क्रिटिकल सपोर्ट के आसपास आ चुका है। 19,200 220 का जो एक सपोर्ट है, ये जुलाई अगस्त सितंबर सीरीज में हेल्ड हुआ था, एंड वही से थोड़ी सी एक रिकवरी हुई थी। तो मुझे लग रहा है आज का जिस तरीके से डेटा है, ऑलमोस्ट एक ओवरसोल्ड काइंड ऑफ कंडीशन है अगर हम डेरिवेटिव डेटा देखें, बट टेक्निकली काफी सारे स्टॉक्स में अभी भी सेल के ही सिग्नल्स है। बट मुझे लग रहा है यहाँ पर निफ्टी मेटल्स में काफी ओवर एग्जैजरेशन हुआ था, एंड वहां पर मुझे लग रहा है हिंडाल्को का डेटा थोड़ा सा कमेंट से मिले। मुझे लग रहा है यहाँ पर एक अच्छा बाउंस बैक हो सकता है हिंडाल्को में। जिस तरीके से यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्लस्टर है अराउंड 450 के आसपास का, मुझे लग रहा है वो पर्टिकुलर सपोर्ट अच्छी तरह हेल्ड होना चाहिए। एंड ऑन द हायर साइड लगभग अराउंड 465 से लेके 468 तक की एक पुल बैक मूव यहाँ पर अनफोल्ड होनी चाहिए ड्यूरिंग द डे। तो यहाँ पर हिंडाल्को में खरीदारी करने की सलाह होगी। जिस तरीके से फिलहाल मार्केट डेटा है, मुझे लग रहा है लगभग अराउंड 456 तक आप खरीदारी कर सकते हो। स्टॉप लॉस आप 452 पे लगाए, एंड ड्यूरिंग द डे मुझे लग रहा है अगर मार्केट में अच्छी रिकवरी होती है तो आई थिंक मेटल्स में एक अच्छा शानदार बाउंस बैक होना चाहिए, एंड 465 के आसपास के लक्ष्य भी हासिल हो जाने चाहिए। ये सचिन का टॉप कॉल है तेजी की तरफ। एक हिंडाल्को का हम सेल आइडियाज लेके चल रहे हैं, टॉप कॉल पे सावंत साहब की तरफ से। ये तो गड़बड़ा गया मामला। चलिए अब ठीक है, देखते हैं हिंडाल्को कैसे मार्केट बनती है। हाँ, तभी तो मार्केट बुल और बेयर है, तभी तो मार्केट बनती है। देखते हैं। अच्छा, दो चीजें अपडेट क्विकली। आज रिजल्ट्स में एक्सिस और टेक महिंद्रा के निफ्टी के 2 नंबर्स आने, शायद दोनों बाजार होने के बाद, बंद होने के बाद। इन्फोसिस पे 18 रुपए एक्स डिविडेंड है आज, ये ध्यान रखिएगा। और एक स्टॉक एचयूएल रडार पर रखिएगा। एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है, एचएसबीसी की डाउनग्रेड कर दिया है, होल्ड का कॉल है, टारगेट रिड्यूस कर दिया है 2950 से 2700। वो कह रहे हैं पिछले 5 साल का मार्केट लेगार्ड है, लैकलस्टर परफॉर्मेंस Q2 में आया है, कोई होप्स नहीं जाग रहे। और बस एक ही केस इसके फेवर में जाता है, अगर डीपली रिस्क अवर्स हो गया बाजार तो एचयूएल परफॉर्म करेगा, अदरवाइज फंडामेंटली ज्यादा ट्रिगर्स नजर नहीं आते। इस नोट पर मेरे ख्याल से हमने सब कुछ कवर कर डाला है। मुनाफे की तैयारी समेटते हैं, शुरुआत करेंगे अब पहला सौदा की। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है।
यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।